दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में ओएनजीसी के द्वारा 12 बीघे जमीन को अधिग्रहित किया गया है और यहां पर 3000 मीटर तक खुदाई की जा रही है। संभावना ये जताई जा रही है कि गंगा बेसिन के इस एरिया में प्राकृतिक गैस और कच्चे तेल के अपार भंडार मिल सकते हैं। यदि ऐसा होता है तो ना सिर्फ ये भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बल्कि आपकी जेब के लिए बहुत बड़ी खबर है। दोस्तों, भारत अपने कच्चे तेल की जरूरतों के लिए आयात पर निर्भर करता है एंड इसीलिए जब भी जियोपॉलिटिक्स में कुछ भी परिवर्तन आते हैं तो उसका सीधा असर ना केवल भारत की अर्थव्यवस्था पर बल्कि आपकी जेब पर भी पड़ता है। इसीलिए एक भारतीय नागरिक होने के नाते हमें यह पता होना चाहिए कि भारत के द्वारा कितने तेल का उत्पादन होता है और कितने तेल का आयात किया जाता है। साथ ही भारत सरकार कच्चे तेल से जब पेट्रोल और डीजल बना लेती है और साथ में जब गैस भारत में आयात करके आती है या उत्पादित होती है तो इन सब की कीमतें जो कि आपको चुकानी पड़ती हैं वो कैसे निर्धारित की जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्राची और आप सभी लोगों का स्वागत करती हूं भारत की कच्चे तेल की कहानी में। तो हाल ही में देखिए ओएनजीसी के द्वारा कुछ सर्वेक्षण किए गए थे और बलिया से प्रयागराज तक जो गंगा बेसिन है वहां पर ये संभावना जताई जा रही है कि अपार कच्चे तेल के और प्राकृतिक गैस के भंडार मिल सकते हैं। अगर ये खोज सफल होती है तो ये भारत के कच्चे तेल के चैप्टर में एक स्वर्णिम इतिहास जो है जोड़ देगी। हाल ही में देखिए 2017 की रिपोर्ट काफी ज्यादा चर्चा में आ गई है जिसमें पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा ये बताया गया था कि जो गंगा बेसिन है वहां पर 128 मिलियन मीट्रिक टन तेल और तेल समतुल्य गैस होने का अनुमान है और बलिया से प्रयागराज के फाफा मऊ तक फैली हुई है जो 3000 किलोमीटर की पट्टी है, इसके पास 12 बीघे जमीन जो है ओएनजीसी की तरफ से अधिग्रहित कर ली गई है। देखो दोस्तों, भारत में 26 तेल गैस बेसिन है लेकिन इनमें से सिर्फ 7 में उत्पादन हो रहा है। इसमें सबसे ज्यादा उत्पादन हो रहा है मुंबई हाई जो कि समुद्र में है एंड असम डिगबोई जो कि भारत का पहला तेल कुआं है। गुजरात के अंदर कॉम्बे बेसिन, राजस्थान का बाड़मेर और पूर्वी तट का कृष्णा गोदावरी बेसिन हमारे कच्चे तेल और गैस के उत्पादन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। सबसे ज्यादा गैस मिलती है कृष्णा गोदावरी बेसिन में। इसके अलावा मुंबई अपतटीय, पूर्वोत्तर असम और त्रिपुरा और कोल बेड़ मीथेन वाले क्षेत्र भी हमारे प्राकृतिक गैस भंडार के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। 2023 का डाटा ये बताता है कि हम लगभग 30 मिलियन टन तेल बनाते हैं लेकिन हमारी खपत है 265 मिलियन टन, यानी कि हम अपनी जरूरत का लगभग 85% तेल बाहर से इंपोर्ट करते हैं। और यही हाल है गैस का। हम बनाते हैं लगभग 35 BCM लेकिन खपत लगभग दुगनी है और इसीलिए भारत को दुनिया में बहुत ज्यादा तेल और गैस का आयात करना पड़ता है। आइए कुछ कंपनी के नाम समझ लेते हैं। इनमें से कुछ सरकारी कंपनीज हैं जो ऑयल और गैस के सेक्टर में काम कर रही हैं, वहीं कुछ प्राइवेट कंपनीज हैं। जैसे ओएनजीसी सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, वहीं ऑयल इंडिया पूर्वोत्तर के क्षेत्र में काम करता है। आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल ये रिफाइनिंग और पेट्रोल पंप नेटवर्क के लिए जाने जाते हैं। गेल गैस पाइपलाइन और मार्केटिंग के लिए काफी ज्यादा जाना जाता है। वहीं जो पेट्रोनेट एलएनजी है ये गैस का सबसे ज्यादा आयात करता है। प्राइवेट कंपनीज में रिलायंस इंडस्ट्रीज का नाम आपने जरूर सुना होगा। इसके अलावा राजस्थान में वेदांता और गुजरात में नायरा एनर्जी की तरफ से काम किया जा रहा है। दोस्तों, सरकार की नीतियों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। सरकार एक नीति लेकर आई थी हेल्प, ये है आपकी हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी। दरअसल ये नीति 2016 में लागू की गई थी और यहाँ पर सरकार ने ये कहा था कि आप वन लाइसेंस के तहत चाहे तो कच्चा तेल हो, गैस हो, शेल गैस हो या फिर कोल बेड मीथेन हो, इनका एक्सप्लोरेशन कर सकते हैं। यानी कि अब आपको अलग अलग हाइड्रोकार्बन्स के लिए अलग लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं थी। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो OALP नीति यानी कि ओपन एक्रेज लाइसेंसिंग पॉलिसी, ये भी हेल्प नीति का ही एक भाग है जिसका उद्देश्य ये था कि
आप अपनी पसंद का कोई भी क्षेत्र चुन सकते हैं, सरकार आपको आवंटित नहीं करेगी और इसके बाद सरकार की तरफ से नीलामी प्रक्रिया आयोजित की जाएगी एंड जो सबसे बेहतर नीलामी लगाएगा उसको ये एरिया मिल जाएगा। इससे ये हुआ था, कंपनीज को पहले शिकायत ये रहती थी कि अगर कोई एरिया सरकार के द्वारा चुन के नीलामी के द्वारा कंपनीज को दिया जाता था तो कई बार उसमें आउटपुट उतना नहीं निकलता था जितना कि पहले सोचा गया था। इसलिए कंपनीज चाहती हैं कि वो अपनी पसंद का क्षेत्र यहाँ पर जो है चुन लें। एक बार जब यहाँ पे किसी भी कंपनी की तरफ से एक्सप्रेस ऑफ इंटेंट सरकार को बता दिया जाता है तो फिर यहाँ पर एक ट्रांसपेरेंट बोली सरकार की तरफ से आयोजित की जाती है। इसके अलावा देखो, गैस की प्राइसिंग में भी सरकार की तरफ से सुधार किया गया था। पहले जहां प्राकृतिक गैस की कीमतें एडमिनिस्ट्रेटिव स्तर पर तय होती थी, अब इनको अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमत के औसत के हिसाब से तय किया जाता है। इसलिए अब घरेलू गैस की कीमतें भी अंतरराष्ट्रीय मार्केट में जो कच्चा तेल है और जो गैस है उसके हिसाब से बदलती रहती है। इसके अलावा पेट्रोल और डीजल की कीमत निर्धारण नीति, यहाँ पे भी सरकार ने क्या किया था कि इन कीमतों को डीरेगुलेट कर दिया था, यानी कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों का निर्धारण अब सरकार नहीं, प्रशासन नहीं, बल्कि तेल कंपनियां अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमतों के आधार पर करती हैं और ये दरअसल इस चीज को मार्केट बेस्ड यहां पर बना देता है। लेकिन इसका नुकसान भी है, अचानक से कीमतों में बहुत ज्यादा गिरावट या बहुत ज्यादा वृद्धि भी देखने को मिल सकती है। इसके लिए गवर्नमेंट लेकर आई है एक और मिशन ताकि पेट्रोल के साथ एथेनॉल को ब्लेंड करके पेट्रोल पर अपनी डिपेंडेंसी को कम किया जा सके और ये है एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम। दरअसल यहाँ पे गन्ना, चावल और मक्का इन जैसे कृषि उत्पादों से एथेनॉल बनाया जाएगा और उसको पेट्रोल में ब्लेंड किया जाएगा। एक तो किसानों को आय का एक अतिरिक्त जरिया मिल जाएगा और साथ में जो पेट्रोल है उसमें एक भाग एथेनॉल मिलाने से हमारे पेट्रोल के इंपोर्ट बिल में काफी कमी देखने के लिए मिलेगी। इससे किसानों को तो लाभ मिलेगा ही, प्रदूषण और पर्यावरण के लिए भी नीति बहुत ज्यादा अच्छी है। साथ में अगर आप देखेंगे सरकार के द्वारा कुछ अन्य बेसिकली परियोजनाएं भी यहाँ पे चल रही है। जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने कुछ स्ट्रैटेजिक रिजर्व जो है बना लिए हैं ताकि संकट के समय हमारे पास कम से कम इतना तेल तो रहे कि हमारी कुछ दिनों की ऊर्जा जरूरतों को पूरा कर सके। और यहाँ पे ये रणनीतिक तेल भंडार जो है आपातकालीन समय के लिए बनाए गए हैं, जैसे कोई प्राकृतिक आपदा हो या फिर युद्ध की समस्या जो है यहाँ पर आ जाए। एक आपका पास है यहाँ पे विशाखापत्तनम यानी कि उत्तर प्रदेश में, एक है मंगलूर यानी कि कर्नाटका में, इसके अलावा एक सबसे बड़ा बनाया जा रहा है पादुर यानी कि कर्नाटका में। और यहाँ पे 9 से 10 दिनों तक देश की तेल जरूरतों को पूरा करने जितना तेल जो है वो भंडारित करके रखा जा रहा है। भविष्य में इस तरह के स्ट्रैटेजिक रिजर्व सरकार और भी ज्यादा बनाने की बात कर रही है। इसके अलावा अगर हम ऊर्जा गंगा योजना की बात करें तो सरकार जो है पूर्वी और उत्तरी भारत में राज्यों तक पाइपलाइन के जरिए प्राकृतिक गैस पहुंचाने के एक एम्बिशियस प्लान पे भी काम कर रही है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में क्लीन फ्यूल जो है उपलब्ध कराया जा रहा है। साथ में अपने एलएनजी नेटवर्क को भी मजबूत किया जा रहा है, एलएनजी की आपूर्ति को मजबूत करने के लिए। एंड दरअसल एलएनजी एक ठंडी और तरल रूप में पाई जाने वाली गैस होती है जिसको एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जाया जा सकता है। ऐसे एलएनजी टर्मिनल जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है धामरा उड़ीसा में, एक है दरअसल जाफराबाद जो कि गुजरात में है, इसके अलावा कोच्चि एलएनजी टर्मिनल है आपका केरल में। एंड इसके अलावा आप देखोगे सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशंस, इनको भी सरकार की तरफ से बढ़ाया जा रहा है, यानी कि शहरों में पाइप के माध्यम से रसोई गैस यानी कि पीएनजी और वाहनों के लिए यानी कि सीएनजी की आपूर्ति कराई जा रही है। और सरकार जो है 400 से ज्यादा जिलों में सीजीडी नेटवर्क का इस्तेमाल यहां पर कर रही है। इसके अलावा आप देखेंगे जो कृष्णा गोदावरी बेसिन है भारत के पूर्वी तट पर आंध्र प्रदेश के निकट एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यहां पर भी कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के बड़े भंडार हमें मिले हैं। रिलायंस, बीपी एंड ओएनजीसी जैसी कंपनियां इस क्षेत्र में गहरे वाटर में जो गैस फील्ड पर काम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुकी हैं। साथ में जो हमारी नुमालीगढ़ रिफाइनरी है असम के अंदर, इसका भी जो है विस्तार किया जा रहा है। इसकी फिलहाल क्षमता है 3 मिलियन मीट्रिक टन,
इसको बढ़ाकर 9 मिलियन मीट्रिक टन किया जाएगा। अगर देखिए वेस्ट कोस्ट मेगा रिफाइनरी परियोजना भी है महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में, एंड ये सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी योजना होगी एक बार पूरा होने के बावजूद। इसके अलावा आप देखोगे छोटे छोटे शहरों तक एलएनजी इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाया जा रहा है ताकि पाइपलाइन के द्वारा जो है ना केवल रसोई के लिए जो गैस की जरूरत है बल्कि वाहनों के लिए जो सीएनजी है उसको जो है पहुंचाया जा सके। एंड भारत सरकार विदेशों में भी काफी सारे कोलैबोरेशंस कर रही है, उसके बारे में भी समझ लेते हैं। जैसे अगर आप देखेंगे कि रूस में एक प्रोजेक्ट भारत सरकार का काफी इंपॉर्टेंट है, जहां पर आप देखेंगे सखालिन 1 और वैंकोर ऑयल फील्ड जैसे जो बड़े प्रोजेक्ट है, वहां पर भारत एक महत्वपूर्ण ऊर्जा साझेदार बनकर रूस के साथ काम कर रहा है। ब्राजील के डीप वाटर तेल क्षेत्रों में भी भारत की तरफ से भागीदारी की जा रही है। वियतनाम के साथ मिलकर हम साउथ चाइना सी एंड इसके अलावा आप देखेंगे गैस की खोज के लिए काम यहाँ पे कर रहे हैं। यूएई में अबू धाबी की तेल फील्ड्स में भी हमारे द्वारा हिस्सेदारी की गई है। इसके अलावा अलग अलग कंट्रीज के साथ लॉन्ग टर्म के एलएनजी समझौते भी जो है भारत की तरफ से साइन किए गए हैं। भारत और अमेरिका भी एलएनजी टर्मिनल्स के लिए काम कर रहे हैं। एंड अगर आप देखेंगे तो 2023 में रूस भारत का सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया था और बहुत ही प्रतिस्पर्धी कीमतों पर हमारे दोस्त से हमको तेल मिलता है। एंड यहाँ पर बहुत सारी निजी कंपनियां जॉइंट वेंचर के द्वारा अलग अलग कंपनीज के साथ जो है ऊर्जा सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर रही हैं ताकि हम सिर्फ तेल को इंपोर्ट ही ना करें बल्कि यहाँ पर जॉइंट प्रोडक्शन भी कर पाएं। साथ में टाटा और अडानी जेवी ये फ्रांस की एक प्रमुख ऊर्जा कंपनी के साथ मिलकर शहरों में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को लेकर काम कर रहे हैं। एंड इसके अलावा आप देखोगे इंडिया बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन ये न्यूज में थी, इसको शुरू किया गया है ताकि बांग्लादेश को जो है सीधे डीजल भेजा जा सके। एंड ये दक्षिण एशिया में ऊर्जा कनेक्टिविटी के लिए भारत का एक बेहद ऐतिहासिक कदम है। नेपाल को भी पेट्रोलियम की आपूर्ति भारत की तरफ से जो है की जा रही है मोतीहारी एंड अमलखंज पाइपलाइन के द्वारा। एंड इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो पड़ोसी देशों की ऊर्जा जरूरतों को लेकर भारत अभी ज्यादा जागरूक हुआ है ताकि चीन के इन्फ्लुएंस को कम किया जा सके। तो दिस इज द स्टोरी ऑफ इंडियाज ऑयल सेक्टर एंड यहाँ पर मैंने एक पूरा कंप्लीट ओवरव्यू आपको दे दिया है। आई होप आपको ये सेशन बहुत ज्यादा पसंद आया होगा और इसीलिए जब तक हम नहीं बनेंगे आत्मनिर्भर आपकी जेब बेबस रहेगी अंतरराष्ट्रीय कीमतों के सामने। ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये सेशन आपको पसंद आया है प्लीज इसको लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, मुझे कमेंट करके अपनी फीडबैक शेयर कीजिएगा एंड गर्व से कहिए जय हिंद।